हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट क्रैकिंग द नट। एक्चुअली एग्ज़ाम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि हमसे क्वेश्चंस बनने चाहिए। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, आपको रूल्स जब पढ़ना होता है आपको सब याद रहता है, एवरीथिंग यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट व्हेन द टाइम कम्स कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तब आती है भारी दिक्कत। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद अ सीरीज ऑन क्रैकिंग एनी नट, मीन्स वी विल डील विद क्वेश्चंस, how we are proceeding, what are the things we are going to focus upon, ठीक है, एंड किस तरह से हम एरर फाइंडिंग या ग्रामेटिकल एस्पेक्ट की बात पहले अगर करूं तो हम चीज़ों को लेकर मूव कर सकते हैं। मतलब आप, सीधी सी बात है, जब आप ड्राइविंग की बात करते हैं तो आपको एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच के बारे में मालूम होता है, लेकिन वंस यू स्टार्ट ड्राइविंग आप तब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को सीखते हैं। मैं थेरेटिकल आपको कितना भी समझाऊंगी but it is not going to help. Finally you will need an assistance जो आपको ड्राइविंग में हेल्प करे और इनिशियली आपको ये एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच के ज्ञान को प्रैक्टिकली हैंडल आपसे करवाने में मदद करे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू मे फील दैट you are on the driving seat and I'm sitting just beside you, okay? I'm sitting just beside you and where we will make everything work. एंड लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। देखते हैं कैसे हम चीज़ों को मूव करते हैं। सो हियर देयर इज़ अ क्वेश्चन विच इज़, आई कैन सी दैट, यहाँ पर मुझे बहुत आसानी से दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक सेंटेंस रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। बिकॉज अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक पार्ट अंडरलाइंड रहता है, जैसे यहाँ फॉर से लेकर मिसिंग तक, इट मीन्स मुझे यहाँ पर या तो ग्रामर को सोचना होगा या तो मुझे क्रिटिकल रीजनिंग, आपने अगर सुना होगा, पढ़ा होगा, तो यू विल रियलाइज क्रिटिकल रीजनिंग में हम फैक्ट्स को उसके एजम्पशंस, प्रीमाइसेस एंड उसके रीजनिंग, उसके आर्ग्यूमेंट्स के तहत सॉल्व करते हैं। तो अब ये सेंटेंस रिप्लेसमेंट मुझे ग्रामर को फोकस करना है या क्रिटिकल रीजनिंग की तरफ फोकस करना है, ये मुझे समझना होगा। उसके लिए एक छोटा सा टूल मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करती हूँ। देखिए, जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसमें ऑब्वियसली दिख जाएगा कि ये पार्ट अंडरलाइंड है, तो आप इमीडिएटली क्वेश्चन को बिना पढ़े आप इमीडिएटली ऑप्शंस पर आ जाइए एंड यू विल रियलाइज कि ऑप्शंस जब हम रीड करते हैं या कोई भी रीडिंग करते हैं तो हम ऐसा रीड करते हैं, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रीडिंग, ओके। तो हॉरिजॉन्टल रीडिंग ना करके, बिकॉज एग्जाम्स में हमें सबसे बड़ा हमारे पास टारगेट होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास होती है, दैट इज टाइम, ओके। तो कंपटीशन कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ रेस अगेंस्ट टाइम। अदरवाइज आप बहुत इंटेलिजेंट है, बट उस पर्टिकुलर टाइम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। सो आई वॉज टॉकिंग कि हॉरिजॉन्टल रीडिंग, ऐसा रीडिंग ना कर हम इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल रीडिंग करेंगे। क्यों, फिर से समझ लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखते ही जिसमें पार्ट अंडरलाइंड है, हम वर्टिकल रीडिंग की तरफ आएंगे। क्यों, आप खुद समझ जाएंगे, देखते हैं। एक्सक्यूज मी, फॉर 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 फॉर, now let us look this question around. यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है मैं वो बताती हूँ। मुझे सबसे पहले दिख रहा है एक अंडरलाइंड पोर्शन। ये अंडरलाइंड पोर्शन दिखने का मतलब क्या हो गया कि मुझे ये समझना है कि अब मुझे इस क्वेश्चन को हैंडल कैसा करना है। तो पहले आप ये देखिए, जब भी आपके सामने ऐसे अंडरलाइंड पोर्शंस दिखते हैं, इट शोज़ कि ये सेंटेंस रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। लेकिन सेंटेंस रिप्लेसमेंट दो डिफरेंट सेक्शंस में मूव कर सकता है। एक तो आपके ग्रामर के से रिलेट कर सकता है, दूसरा आपके क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेट कर सकता है। क्रिटिकल रीजनिंग अगर आप जानते हैं तो बेहतर, अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी वास्ट, इंटरेस्टिंग बट लिटिल ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चन। बट यहाँ मैं इस कॉन्सेप्ट में बात करूँ कि इसमें होता क्या है।
क्रिटिकल रीजनिंग मेजरली आपके आर्ग्यूमेंट, एजम्पशंस, प्रीमाइसेस, रीजनिंग, इन सब को हैंडल करता है। तो मुझे सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि ये जो सेंटेंस रिप्लेसमेंट है वो ग्रामर को रिलेट करेगा या क्रिटिकल रीजनिंग को। उसके लिए मैं क्या टूल अप्लाई करूँगी वो देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम रीड जब करते हैं तो इस तरह से रीड करते हैं, मतलब लाइंस में ऐसा रीड करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल रीडिंग, ओके। लेकिन सेंटेंस रिप्लेसमेंट या किसी भी क्वेश्चन में जिसमें आपको इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए हैं जो बहुत सिमिलर दिख रहे हैं, देखिए ये सभी सिमिलर दिख रहे हैं, सिमिलर दिखने वाले क्वेश्चन जो ऑप्शंस जो होते हैं वो हाईलाइट कर देता है, ओके कम ऑन हियर यू हैव टू फोकस अपॉन ग्रामर, ठीक है। अब देखते हैं, अब हैंडल करते हैं इस क्वेश्चन को। अब जब मैं वर्टिकली रीड कर रही हूँ देन आई रियलाइज कि सभी में फॉर है, ओवर भी सभी में एक जैसा है, ऑन भी एक है, आर्स यहाँ पे मुझे आर्स दिख रहा है, यहाँ बाकी जगह मुझे आर है, तो इसका मतलब सिंगुलर प्लूरल से कुछ मुझे रिलेट करना है। देन व्हेन सभी में कॉमन, दे भी सभी में एक जैसा, रियलाइज, ओके फाइन, यहाँ मुझे एक रियलाइज वर्ड दिख रहा है। ऑब्वियसली ये क्या बताता है, मुझे टेंस के बारे में, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस के बारे में भी सोचना होगा। देन देयर में मैंने देखा ओके, वाटर भी ओके, देन बॉटल यहाँ, ओ यस दिस इज बॉटल्स। फिर से आप समझ गए यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट है। वर इज अगेन द सेम थिंग, एंड मिसिंग इज कॉमन एवरीवेयर। सो व्हाट वी हैव डायग्नोस्ड, अभी क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है, नाउ व्हाट वी हैव डायग्नोस्ड कि ये एक ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इस ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में मुझे सिंगुलर प्लूरल, इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखना होगा, और एक ऑप्शन के लिए मुझे टेंस को भी थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा। ये हो गया हमारी फाइंडिंग। नाउ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द मैराथन रनर्स, अब देखिए जो पार्ट अंडरलाइंड नहीं है, ये पार्ट हमारा अंडरलाइंड नहीं है, ये जो अंडरलाइंड पार्ट नहीं होने वाला सेक्शन हमारा बेस ऑफ द क्वेश्चन है, बिकॉज यहीं से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा टेंस क्या होगा, प्रोबेबली हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ओके। सो द मैराथन रनर्स, यहाँ मुझे दिख रहा है मैराथन रनर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि प्लूरल में है, ओके। हैड दिख रहा है जो कि पास्ट टेंस है। ऑलरेडी बीन रनिंग, हैड बीन आईएनजी क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ओके। तो वैसे तो अगर यहाँ मुझे पता नहीं होता कि सभी जगह फॉर कॉमन है तो मैं यहाँ सोचती कि ओके फाइन, यहाँ सिंस का एरर भी आपके साथ डाला जा सकता था, क्योंकि हैड बीन रनिंग सिंस या फॉर के साथ कंफ्यूज कर देता है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में जो है या प्रेजेंट में सिंस एंड फॉर के साथ कंफ्यूज करता है, ठीक है। कैसे कंफ्यूज करता है, अगर सिंस है तो आपको पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए, फॉर है तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम चाहिए, चलिए ठीक है, अभी यहाँ कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कहाँ सोचना है, आर्स पे। तो अब क्या है, एन वर्ड है, एन का मतलब क्या हो गया, वन। देखिए वन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल ए एन है, और ए ऑब्लिक एन आपका फीबल है, फीबल मतलब लेस स्ट्रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एन के साथ मुझे आर्स तो चलेगा नहीं, तो आगे मुझे देखना ही नहीं, ए ऑप्शन खत्म हो गया। एन आर, मुझे सेकंड पॉइंट क्या था, जहाँ हमने ये रियलाइज़ किया था कि जस्ट अ सेकंड, ओके नाउ लेट मी जस्ट कंटिन्यू। यहाँ क्या दिखा था कि मुझे बॉटल्स के ऊपर सोचना है एंड रियलाइज के ऊपर सोचना है, ये बात क्लियर हो गई। हैड है तो पास्ट टेंस में ही मुझे मूव करना होगा, दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट। आप जो भी मैं वर्ड्स यहाँ यूज़ कर रही हूँ, जैसे भी मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोला, टेंस बोला, पैरेललिज्म बोला, ये पैरेललिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि आपको पैरेललिज्म के बारे में समझना है, आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए लेसन क्रिएट करके आपके साथ डिस्कस करूँगी, ओके। तो पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट में टेंस हमेशा एक जैसा रहना चाहिए पूरे एक सेंटेंस में, उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे कि कब कब टेंसेस बदल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अगर रिक्वायर्ड है तो पैरेललिज्म में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे रियलाइज़ करते हैं कि ये रियलाइज़ रॉन्ग है, बिकॉज मुझे पास्ट टेंस में मूव करना था। अब बचा हमारे पास बॉटल्स एंड इज़।
पहले बॉटल्स को देख लेते हैं। सीधी सी बात है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, हमने ये फाइंड आउट किया था, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो सभी एक ही बॉटल से थोड़ी पानी पी लेंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो सबको अलग अलग बॉटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो अलग अलग बॉटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वाटर बॉटल्स यहाँ पे हम लोग एस यूज़ करेंगे ही करेंगे। सीधी, दैट इज़ द फाइनल अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए हमारा सी पार्ट करेक्ट है। और यहाँ पर एक ही सेंटेंस में एरर है, ये आपको ढूंढना था। So here we are with an option C as a correct one. So exactly in this first question I have made you to understand the move. इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे। नेक्स्ट अदर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, सो मैं फिर से रिवाइज करा दूँ। सेंटेंस पार्ट को आप देखते पता करेंगे कि ग्रामर है या रीजनिंग है। अगर ग्रामर है तो सीधी सी बात, आपको वर्टिकल रीडिंग की तरफ मूव करना होगा। ये ही सेम वर्टिकल रीडिंग आप क्रिटिकल रीजनिंग में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं फिर कभी बात करूँगी। नाउ उसके बाद आप सभी कॉमन फैक्टर्स को छोड़ते जाएंगे और अनकॉमन फैक्टर्स जो है उसको आप हाईलाइट करेंगे, और उसके ग्रामेटिकल एज अ ग्रामर क्या टूल के जैसा यूज़ किया गया होगा वो पता करके आप मार्क्ड पार्ट, अनअंडरलाइंड पार्ट, ठीक है, जो अंडरलाइन नहीं, उसको बेस बनाकर आप चीज़ों को हैंडल करेंगे। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, सो विच इज़ गोइंग टू बी द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। ओके, चलिए देखते हैं। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, द अनस्टिच्ड थ्रेड। ओके, और सीधी सी बात, द अनस्टिच्ड यहाँ पे मुझे दिख गया कि ये फॉलिंग फ्रॉम बोथ है, यहाँ बिकॉज है। तो मुझे यहाँ देखते इन दोनों को मुझे समझ में आ रहा है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में भी मुझे सोचना होगा। फिर है अनस्टिच्ड थ्रेड फेल फॉलिंग। ओके फाइन, यहाँ पे मैं टेंस को हाईलाइट करूँगी। फ्रॉम बोथ ऑफ हिज पॉकेट्स मेक, यहाँ फिर से मेक है, यहाँ भी मेक है। सो अगेन दिस शोज दैट यहाँ पे हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बिकॉज आप जानते हैं कि वर्ब में अगर हम एस और ई एस ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ सिंगुलर वर्ब। और प्लूरल नाउन हम कब बनाते हैं, प्लूरल नाउन हम बनाते हैं नाउन में एस ई एस जब जोड़ते हैं तब वो बनता है प्लूरल नाउन। तो जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है यहाँ मेक्स है, बाकी में मेक्स है, कुछ दो हैं जिसमें मेक है। ओके, तो यहाँ मैंने क्या डायग्नोज किया, मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में सोचना है, देन मुझे टेंस के बारे में सोचना है। एक कंटिन्यूअस फॉर्म में दिख रहा है आईएनजी फॉलिंग, और दूसरा मुझे दिख रहा है सेकेंड फॉर्म में, तो ये सिंपल पास्ट में है। ओके फाइन, नाउ द वर्क स्टार्ट्स। डायग्नोज कर लिया, आप देखते हैं मेडिसिन क्या में देना है मुझे। तो अनस्टिच्ड पार्ट, द अनस्टिच्ड थ्रेड फॉलिंग फ्रॉम बोथ ऑफ हिज पॉकेट्स मेक हिम, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक बंदा सिंगुलर पर्सन है। मेक हिम सीम, ठीक है, यहाँ पर सीम है। वैसे तो ये पार्ट अंडरलाइन नहीं है, बट मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ। हम नॉर्मली क्या जानते हैं, ये सही भी है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन जैसे ही, हर, शी, ठीक है, ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लेते हैं, मतलब वर्ब विथ एस ई एस लेते हैं। बट यहाँ तो सीम है और जो कि अंडरलाइंड भी नहीं, इसका मतलब करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, बिकॉज देखिए ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब मेक हिम सीम, मेक हिम का मतलब क्या हुआ कि ये कॉजल वर्ब है, ये कॉजल वर्ब है। कॉजल वर्ब का स्ट्रक्चर अगर ऐसा होता है, मतलब आपको मेक हिम, मेड हिम, इस तरह के वर्ड्स के साथ, ये एक अगेन फिर से मैंने बोला कॉजल वर्ब, आपको अगर पढ़ना है तो आप मुझे पिंग कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए। तो मेक हिम ये स्ट्रक्चर बताता है कि कॉजल वर्ब अपने साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, वो कोई भी पर्सन हो, कुछ भी हो, फर्स्ट फॉर्म लेता है, जैसा कि मॉडल्स में भी होता है। ओके, विद दिस कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि लेट हिम डू, कभी भी ये लेट हिम डज नहीं हो सकता। अगेन दिस इज अ कॉजल वर्ब। ओके, नाउ अब क्वेश्चन को हैंडल करते हैं।
क्वेश्चन को हैंडल करने से देखते हैं क्वेश्चन। अब द अनस्टिच थ्रेड फेल फ्रॉम बोथ ऑफ हिज पॉकेट्स मेक्स हिम, मेक्स की मे, सीधी सी बात। अब जब यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अनस्टिच थ्रेड फॉलिंग फ्रॉम बोथ, फॉलिंग होगा कि फेल होगा, पहले इसको देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए मेक हिम सीम टेरिबली, तो एकदम करेक्ट सा बात है आपके पास कि यहाँ पर हम किसी भी सूरत में पास्ट टेंस में नहीं जा सकते हैं, पास्ट टेंस में हम मूव नहीं कर सकते बिकॉज ये बताता है कि हम प्रेजेंट में। सो ए आपका आउट हो चुका है। अब उसके पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस को देख लेते हैं। फॉलिंग फ्रॉम बोथ ऑफ हिज पॉकेट वॉज द अनस्टिच थ्रेड दैट मेक, ये हो सकता है करेक्ट हो, लेकिन जब डी को देखते हैं बिकॉज देखते ही आपको समझ में आना चाहिए इस सेंटेंस में कॉज एंड इफेक्ट को लेकर रिलेशन बनाया गया होगा, कॉज एंड इफेक्ट को लेकर। तो बिकॉज अनस्टिच्ड थ्रेड फॉल फ्रॉम बोथ ऑफ हिज पॉकेट्स मेक हिम सीम टेरिबली, थोड़ा सा करेक्ट नहीं लग रहा है। बिकॉज अनस्टिच्ड थ्रेड फॉल्स फ्रॉम बोथ ऑफ हिज पॉकेट्स दैट्स वाई विच इज़, इस तरह का कुछ मुझे यहाँ पर एक कंजंक्शन चाहिए जो कि प्रेजेंट नहीं है। सो बाई स्ट्रक्चर डी भी हमारा इनकरेक्ट है। अब देखते हैं फॉल, या इसको देखते हैं, मेक्स के बारे में सोच लेते हैं। अब जब मेरा यहाँ मेक के पहले यहाँ पर मुझे क्या है, हमारा वर्ब मेक है, और ये एक बहुत ही अच्छा रूल है, जो भी आपके वर्ब के पहले, जहाँ पे आपको एरर फाइंड करना है या जो सिंपल सा पॉइंट है, जो भी आपके वर्ब के पहले वाला प्रीपोजिशन होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा मेक वर्ब है, वर्ब के पहले ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ के पहले जो भी पार्ट होगा वो ही उस वर्ब का सब्जेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर द से लेकर बोथ तक हमारा सब्जेक्ट है, बट इसमें मेजर सब्जेक्ट क्या है, थ्रेड। हम किसकी बात कर रहे हैं, थ्रेड की। और सीधी सी बात है, ये थ्रेड हमने किस तरह से यूज़ किया है, कौन सा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यहाँ पर हमने इसे सिंगुलर कॉन्सेप्ट में यूज़ किया। क्यों? बिकॉज थ्रेड को हम किसी के पॉकेट से निकल रहा है तो बैठकर काउंट थोड़ी करते रहेंगे। सो यहाँ पर हम लोगों ने इसे एक यूनिट के जैसा लिया है। तो जब ये थ्रेड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली हमारा वर्ब भी सिंगुलर में होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत हमारे पास जितने भी वर्ब हैं जो कि बिना एस और ई एस के हैं, ठीक है, वो आउट हो जाएंगे बिकॉज वो प्लूरल हो जाएगा। तो ये ई निकल गया, सी निकल गया, बचा हमारे पास ए एंड बी, जिसको हमने ए को ऑलरेडी आउट कर दिया था, टेंस को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. So let us move to the next question where you can pause the video, solve the question on your own. मैं फिर उसको डिस्कस करती हूँ. This question says, पहले वर्टिकली देख लेते हैं. हमारे पास सब में ऑल कॉमन है ए बी सी में, बट ईच हमारे डी में दिख रहा है. तो इट मीन्स मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव, ये ऑल, ईच, ईदर, नीदर, ये सारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड है रिपेंट. रिपेंट मतलब पछतावा होना. तो एक में एस है, एक में आई एन जी है, एंड दो ऐसे हैं जो बिना एस या बिना आई एन जी के. ये सीधी सी बात है. फिर से यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में सोचेंगे एंड साथ के साथ हम आईएनजी फॉर्मेट को भी उठाएंगे. एक्चुअली जब भी किसी भी वर्ब में आईएनजी यूज़ होता है तो या तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता है फर्स्ट थिंग, और दूसरा या तो वो एक जिरंड फॉर्म होता है. जिरंड क्या होता है इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अगर आप इसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन जस्ट पॉइंट आउट दैट यू वांट टू नो. मैं जिरंड्स को बहुत ही स्पेसिफिकली आपके साथ शेयर करूंगी, बट फिलहाल यहाँ पर ये समझते हैं कि V1 प्लस ING या तो टेंस में कंटिन्यूअस फॉर्म या तो जिरंड फॉर्म. जिरंड, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, एक नाउन होता है जो कि वर्ब के फॉर्म में होता है, मतलब वर्बल नाउन. ओके, नाउ तो अब देखते हैं क्वेश्चन को. हमने डायग्नोज कर लिया कि मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है और ING फॉर्मेट को चेक करना है. नाउ बहादुर, मैरी एंड जेरी, यहाँ पर 3 लोगों की बात हो रही है. ऑल, इनको हमने क्या बताया, ऑल रिपेंट्स द लॉस ऑफ.
पॉइंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक हम डिटर्मिन करते हैं चिल्ड्रन तक। द लॉस ऑफ अ प्रीवियस इनोसेंस दे पोजेस्ड एज चिल्ड्रन, वो जो उन्होंने अपने बचपन में कुछ गलतियाँ, कुछ नादानियाँ जो उन्होंने की, उस लॉस के लिए, उस गलती के लिए वो आज तक रिपेंट करते हैं। ठीक है, ये बात है। ओके, नाउ अगर मैं रिपेंटिंग आईएनजी लगाना चाहती हूँ तो यहाँ क्या होना चाहिए था, ऑल आर रिपेंटिंग। कायदे से ऐसा कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज वो वर्ड्स, ठीक है, जो आपके जैसे आईएनजी वर्ड्स की बारे में बात कर रही हूँ, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, ये सिर्फ फील करने या महसूस करने की बात होती है। तो उन वर्ड्स के साथ हम आईएनजी नहीं यूज़ करते हैं। तो सी आउट हो गया, बिकॉज रिपेंट, पछतावा, कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो हम देख सकें। क्लियर, तो आईएनजी ये नहीं लेगा। देन हमारे पास आता है यहाँ पर जो सबसे की इंडिकेटर वर्ड है वो है ऑल। ठीक है, यहाँ पर बहादुर, मेरी एंड जेरी, ये तीनों अपने आप में एक एक सिंगुलर हैं, इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन इन तीनों को हमने एक वर्ड ऑल के साथ रिलेट किया और उसके द्वारा जो एक्शंस हो रहा है वो क्या है, शेयरिंग देयर फीलिंग, वो आपस में शेयर कर रहे हैं फीलिंग एज अ प्लूरल ग्रुप। ये ग्रुप क्या हो गया, प्लूरल हो गया, बिकॉज इसमें 3 इंडिविजुअल्स हैं। तो ये पूरी तरह से हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो वर्ब प्लूरल होने में हम एस और ई एस ऐड नहीं करते हैं। तो आंसर क्या होगा, या तो ऑल रिपेंट या तो ईच रिपेंट। अब आप ये जानते हैं ईच हमेशा 2 लोगों के बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो तब हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 से ज़्यादा है, बहादुर, मेरी एंड जेरी, सो दैट्स वाई ईच रिपेंट नहीं होगा। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। You can take a screenshot or you can pause the video and solve on your own, but let me start here. ठीक है, अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। वर्टिकली देखते हैं, एक जगह मुझे ई एस दिख रहा है, बाकी सारी जगह यू ई पे एंड है, मतलब बी एंड ई में मुझे यहाँ पर कि ये क्लियर हो गया, सब्जेक्ट वर्ब देखना पड़ेगा। दैट सब कॉमन है। ऑफ फीलिंग, ओके ओके, ऑफ ऑफ ऑफ, सब ठीक, बढ़िया। कनेक्टेडनेस भी ठीक है, विथ भी चल रहा है। अदर ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विथ, यहाँ पर अलॉन्ग विथ देखते ही मैंने कंफर्म किया कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो होना ही होना है। विथ अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज, ठीक है, सब सेम है। कॉन्ट्रीब्यूट, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा वर्ब, पहला वर्ब यहाँ पर था आर्ग्यूमेंट, दूसरा वर्ब है कॉन्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब कंट्रीब्यूट्स के आगे बढ़ते हैं तो टू द ओवरऑल हेल्थ, और यहाँ पे है फॉर। तो अब मुझे क्या पता चला, मुझे प्रीपोजिशन के बारे में भी थोड़ा सोचना होगा, प्रीपोजिशन के बारे में टू एंड फॉर के बीच में। ओके, एंड फिर द ओवरऑल हेल्थ, सब में सिमिलर है। सो व्हाट वी हैव डायग्नोज्ड हियर कि मुझे आर्ग्यू, एक हमारे पास फर्स्ट वर्ब है, पहला वर्ब है, दूसरा हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है, दूसरा वर्ब हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो अब इन दोनों के एस या ई एस फॉर्मेट के बारे में सोचना है, जो कि हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दूसरा हमने क्या फाइंड आउट किया कि मुझे यहाँ पर फॉर या टू के बारे में सोचना होगा। क्लियर, एंड दैट इज़ द होल आइडिया। ये दोनों चीज़ों को हमने डायग्नोज किया। अब मेडिसिन की बात करते हैं। सो नाउ लेट अस फाइंड आउट, कॉन्सेंट्रेट अपॉन द सेंटेंस पार्ट विच इज़ नॉट अंडरलाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेड सिगमंड फ्रेड, जो एक बहुत ही बड़े साइको एनालिस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स, थियरीज़ दी हैं साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट थे। तो सिगमंड फ्रेड, यहाँ पे सिगमंड नहीं है, ओके फाइन, फ्रेड एंड अदर एडवोकेट्स, सेगमेंट के साथ मैंने एंड यूज़ किया है, तो एक वर्ड सब्जेक्ट ये और दूसरा सब्जेक्ट पार्ट ये, अदर एडवोकेट्स, अदर दूसरे और लोग, ठीक है, एडवोकेट्स ऑफ कॉन्टम्पलेटिव साइकोलॉजी। क्लियर, ये क्या है, फ्रेड एंड अदर एडवोकेट्स, ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया, सब्जेक्ट पार्ट जिसमें कि 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ओके, कॉन्टम्पलेटिव का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन, आत्ममंथन। ये तो हो गई वोकैबुलरी की बात। अब क्वेश्चन को हैंडल करते हैं।
फ्रेड एंड अदर एडवोकेट्स ऑफ कॉन्टम्पलेटिव साइकोलॉजी आर्ग्यू। अब ये आर्ग्यू होगा कि आर्ग्यूज होगा, ये क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, कहीं पे आर्ग्यू है ऑप्शंस में, कहीं पर आर्ग्यूज है। तो हम ये जानते हैं कि बिना एस और ई एस के वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। बिना एस और एस ई एस के वर्ब होगा हमारा प्लूरल। तो इस तहत हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों फ्रेड एंड अदर एडवोकेट्स, ये दो अलग सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास। तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होना है, तो वर्ब प्लूरल होने के लिए ओके ये आर्ग्यू वाला करेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ हम एस और ई एस प्लूरल वर्ब में नहीं लगा सकते। तो हटा देते हैं, बी को हमने हटा दिया, ई को हमने हटा दिया, क्लियर हो गया। आगे, दैट अ फीलिंग ऑफ कनेक्टेडनेस, जो फीलिंग है कनेक्टेडनेस की विथ अदर ह्यूमन बींग, दूसरे लोग, दूसरे इंसान के साथ एक हम सभी का एक कनेक्टेड होने का फीलिंग होता है, और वो भी हमारे सेल्फ इमेज, मतलब हम एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज के साथ रहना चाहते हैं, जो कि कॉन्ट्रीब्यूट। मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर बता देती हूँ। ऑफ के पहले जो नियरेस्ट, मान लीजिए यहाँ पर वर्ब है, नियरेस्ट वर्ब के पहले जो भी हमारा प्रीपोजिशन होगा उसके प्रीसीडिंग हमारे सब्जेक्ट को हमको इस वर्ब से एग्री कराना है, और ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट हमारा मेन सब्जेक्ट होगा। ठीक, अब देखते हैं। तो अलॉन्ग विथ अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज कॉन्ट्रीब्यूट, ये हमारा वर्ब सेकेंड वर्ब हो गया। ठीक है, अब सेकेंड वर्ब के पास में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये हमारा प्रीपोजिशन है विथ। ठीक है, तो विथ के पहले का सब्जेक्ट क्या है, अदर ह्यूमन बींग्स, अदर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, अदर ह्यूमन बींग क्या है, प्लूरल हमारे पास, प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूट्स वाले जो ऑप्शन है, जैसे डी ऑप्शन था, वो निकल गया। अब बचता है हमारे पास या तो ए या तो सी। तो इसमें हमने क्या देखा था, एक जगह टू है, दूसरी जगह फॉर है। अब इसको देख लेते हैं। आर्ग्यू दैट अ फीलिंग ऑफ कनेक्टेडनेस विथ अदर ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विथ अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज कॉन्ट्रीब्यूट। ठीक है, किस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट टू द ओवर हेल्थ की कंट्रीब्यूट फॉर द ओवरऑल हेल्थ, कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल हेल्थ के लिए, तो फॉर इज के लिए। ठीक है, फॉर इज के लिए। सो इन दैट कॉन्सेप्ट सी इज गोइंग टू बी द आंसर। आई एम वेरी श्योर यू वुड हैव गॉट द आइडिया कि एग्जैक्टली हमें मूव कैसा लेना है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन। सी गाइज, दिस सीम्स टू बी, stop the video and solve on your own, but let me start here. Now this is the fifth question in the line. फिफ्थ क्वेश्चन फिर से वर्टिकली देखते हैं, तो सब में वीविंग इन स्टोरीज़ है, एक जगह इज़ है, बाकी सब में आर है। तो फिर से भैया यहाँ सिंगुलर प्लूरल देखना होगा। वन ऑफ द चीफ, एक जगह मेरे पास एपस्ट्रॉफी एस है, बिना एस है और एस है। सो यहाँ पर मुझे एपस्ट्रॉफी के बारे में सोचेंगे और उसके बाद प्लूरल सिंगुलर तो सोचना ही है, वेज एंड वे में। चलो अब शुरू करते हैं। वीविंग इन स्टोरीज, ठीक है, वीविंग इन स्टोरीज आर वन ऑफ द चीफ वेज। यहाँ तक मुझे एरर ढूंढना है। अब लेकिन कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारा अंडरलाइंड पार्ट जो नहीं है, बिकॉज बेस तो यहीं से बनाएंगे। ठीक है, अ चाइल्ड, एक सिंगुलर चाइल्ड की बात हो रही है, लर्न्स टू डेवलप, क्या, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को अगर किसी बच्चे को डेवलप करना है, किसी बच्चे में डेवलप करना है, तो वीविंग इन स्टोरीज आर, ठीक है, स्टोरीज को आपस में बुनना, अब इज है आर है सोचते हैं, वन ऑफ द चीफ वेज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीकों में से एक तरीका है। किसी भी बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग को हमें डेवलप करना है तो वीविंग स्टोरीज़ के बारे में हम उन्हें प्रैक्टिस करानी चाहिए, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है। क्या, ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको जीरेंट्स के बारे में बताया था। जीरेंट्स वर्बल नाउन, कुछ वर्ड अगर इज़ आर एम के बिना है, मैं एक छोटा सा मतलब एक बहुत ही हेवी में आपको बता दूं, इज़ आर एम के बिना अगर आईएनजी है तो वो आपका जीरेंट फॉर्म्स होता है, मतलब उसको हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, एक्चुअली जीरेंट फ्रेज है। क्या है जीरेंट फ्रेज, वीविंग इन स्टोरीज, ये हमारा जीरेंट फ्रेज है। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा एक नाउन के जैसा काम कर रहा है। और
जिरंड्स हमेशा जब भी सेंटेंस में जिरंड्स आपका सब्जेक्ट हो, मैं और एक और बात बता दूं, 2+V1 अगर सब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है तो वो हमेशा हमेशा सिंगुलर आइडेंटिटी होती है, सिंगुलर आइडेंटिटी होती है कि उसके साथ कुछ भी जुड़ा हो, ठीक है। तो वीविंग इन स्टोरीज़ की बात करें तो जब ये सिंगुलर है तो मुझे यहाँ पे आर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी इज़। तो इज़ वाला सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास है, और एपोस्ट्रॉफी एस तो हो ही नहीं सकता। चीफ वेज ऑफ अब वेज में मतलब वे ऑफ किसी चीज़ का ना, तो वे ऑफ अ चाइल्ड नहीं बोलेंगे ना, वे ऑफ अ चाइल्ड मतलब चाइल्ड का बच्चे का तरीका, जो कि गलत हो जाएगा। बच्चे का तरीका नहीं बोलना है, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप करने का तरीका। सो यहाँ पर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एरर आ जाएगा। सो ये तो वैसे ही आंसर नहीं होना था, तब बचता क्या है हमारा सिंगुलर पॉइंट। सो दिस इज़ वेरी क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ द सिक्स्थ क्वेश्चन इन लाइन, लेट अस सॉल्व। सो वर्टिकल रीड किया, नो वन, नो ये मेरा सब्जेक्ट। तो आप ये जानते होंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट नो, नीदर, ईदर, ये ईच, एवरी, ठीक है, ये अगर आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ जैसा बिहेव करता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, बिकॉज हम इसको क्या मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ पर नो वन कैसा एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, ठीक है। तो नो वन, नो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा विथ एस और ई एस, तो करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक में पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर चक्कर क्या है, ये नो तो होगा नहीं, बिकॉज ये नो इसलिए डी में नहीं होगा बिकॉज एस और ई एस के बिना है, नो वन इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब मुझे ये सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि सेंटेंस को मुझे पास्ट टेंस में रखना है या प्रेजेंट में कंटिन्यू करना है। चलिए देखते हैं। नो वन नोज वेयर द स्कल्पचर्स वर। अब अंडरलाइन पार्ट कहाँ तक खत्म हो जाती है, स्कल्पचर्स तक खत्म हो गई। अब यहाँ से शुरू करते, वर एनी मोर, ये हमारा पास्ट टेंस है। एज ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ देयर लोकेशन वर, ये भी पास्ट टेंस है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पैरेललिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक है। पैरेललिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज आज के डेट में जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्योर रूल बेस्ड नहीं होते हैं। ग्रामर के रूल्स को हम कितने साइलेंटली एंड इफेक्टिवली अप्लाई कर पाते, एक्चुअली टेस्ट इसका होता है। तो यहाँ पे पैरेललिज्म क्या बोलता है, अगर आपका सेंटेंस एक टेंस में मूव करना चाहिए, मतलब आप पर पास्ट टेंस में आप चल रहे तो पास्ट टेंस में चलिए, प्रेजेंट में चल रहे हैं तो प्रेजेंट में चलिए। और आप ये देखिए ये कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये फुल स्टॉप होता तो इस सेंटेंस का टेंस हम ईजिली चेंज कर सकते थे, लेकिन कॉमा देने का मतलब क्या होगा, ये पार्ट जो भी इधर है वैसा ही पार्ट इस तरफ भी होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द सेम सेंटेंस, ओके। तो यहाँ पर हम पास्ट हो गए, यहाँ भी हम पास्ट हो गए, तो भाई यहाँ पर भी पास्ट ही रहते हैं ना, क्यों सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को हम पुअर करते हैं, ख़राब करते हैं। सो इन दैट कॉन्सेप्ट नो का सेकेंड फॉर्म न्यू होता है, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई एम वेरी श्योर यू वुड हैव गॉट इट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So guys, this is 7th number of the question in line. You solve by pausing the video, but I should move. अब देखिए यहाँ पर मैं वर्टिकल, मतलब मैं नॉर्मली ऐसा मेरा मन ही नहीं होता है, देन आई शुड स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन, बिकॉज मैं अपना टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर सकती। आई एम सिटिंग इन एन एग्ज़ाम, सो टेक केयर ऑफ़ इट। तो यहाँ पर मुझे वॉज वर, तो मुझे ये समझ में आ गया टेंस है पास्ट, और यहाँ पर मुझे सिंगुलर एंड प्लूरल का ध्यान देना है। माइनिंग माइंड, वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक्चुअली ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है, तो मुझे पैसिव स्ट्रक्चर में जाना है, या वॉज माइनिंग मतलब कंटिन्यूअस में ही रहना है। वॉज माइनिंग, वर माइनिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे इसके बारे में। फ्रॉम कॉमन है, ईच कॉमन है, ऑफ द सेवन कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ, ये मतलब बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, बस मुझे वॉज या वर या माइंड या माइनिंग में सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फोकस करती हूँ उस पार्ट को जो अंडरलाइंड नहीं है, बिकॉज अगेन ये मेरा बेस ऑफ द क्वेश्चन सॉल्विंग होगा। ईच ऑफ द 7 जेम्स, यहाँ पे मैं 7 जेम्स की बात तो ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन अभी मैंने आपको बताया
ऑफ के पहले, ठीक है, ऑफ के पहले मीन्स प्रीपोजिशन के पहले जो भी वर्ड होता है वो एग्जैक्टली हमारा सब्जेक्ट होता है। किस फॉर्मेट के लिए सब्जेक्ट होता है? वर्ब के साथ एग्री कराने के लिए, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ देखना है, यहाँ का इस सेंटेंस में जो नियरेस्ट वर्ब है वो है वर। तो मैं इस वर के लिए सबसे पहले क्या देख रही हूँ कि कहीं मुझे कोई प्रीपोजिशन दिखता है क्या? तो यस, मुझे यहाँ ऑफ दिख गया एज अ प्रीपोजिशन। अब बट ऑफ के पहले मेरे पास ईच है, और अभी मैंने आपको बताया ईच हमारा अगर सब्जेक्ट है तो ईच हमारा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सीधी सी बात है वर्ब भी सिंगुलर ही होना है। तो ये वर ना होकर क्या होगा? इट हैज़ टू बी वॉज होगा। तो यहाँ तो बहुत क्लियर है दैट वॉज माइंड एक ही ऑप्शन है जो वॉज के साथ है हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज सी। नाउ द अनदर क्वेश्चन इन लाइन, this is question number 8, again the same process. Let me start. Here sandals and pairs of, there is pairs of sandal, pairs of sandals, मतलब यहाँ पर मुझे सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के बारे में भी सोचना है। और उसके बाद देयर्स के बारे, देयर इज़ दिख रहा है, पेयर्स ऑफ सैंडल्स कॉमन है, कॉमन है, आर कॉमन है, ओके फाइन। एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, बॉटम ऑफ द स्टेयर्स और यहाँ पर कॉमा था, तो एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स ये पूरा ही हमारा सब्जेक्ट फ्रेज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट फ्रेज, फ्रेज किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। तो एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, क्या है भाई एट द बॉटम ऑफ स्टेयर्स? देयर, अब देखिए यहाँ पर हमारा देयर एस, इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज़, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, देयर या हियर के बाद हमें इज़ रखना है या आर रखना है, ये डिसीजन जो देता है इसके बाद जो सब्जेक्ट प्लेस होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। मतलब देयर इज़, सिंपल सी बात है, देयर इज़ बॉय और बॉय, ठीक है। ओके, सो ओके, लेट इट बी लाइक दिस, देयर इज़ और आर, ठीक है। अब मैं कैसे डिसाइड करूँगी कि इज़ होगा कि या आर होगा? बिकॉज सिंपल सी बात है, देयर इज़ या आर ये बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद जो भी सब्जेक्ट होता है उसकी सिंगुलैरिटी एंड प्लूरलिटी डिटरमाइन करती है कि यहाँ इज़ होगा या आर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये डजन्स है, ये डजन्स क्या है? DOZEN अगर होता तो ये सिंगुलर नाउन होता, ठीक है, सिंगुलर यूनिट होता नाउन का। लेकिन अब यहाँ पर क्या है? ये डजन्स है, इसका मतलब ये प्लूरल यूनिट ऑफ नाउन है, ठीक है। तो आप देखते हैं, तो ये जब प्लूरल है तो मुझे यहाँ पर देयर आर करना होगा, देयर आर करना होगा। तो कहाँ है देयर आर? एक ही है यहाँ, दैट इज़ देयर आर। और फिर यहाँ भी देख लेते हैं, बाकी कंस्ट्रक्शंस के बारे में देख लेते हैं, बिकॉज ई तो करेक्ट लग रहा है। At the bottom of the stairs, sandals and pairs of them are there, and ये तो ऐसा लग रहा है ना ज़बरदस्ती का ऑप्शंस लगाया गया है। फिर there is तो होगा नहीं बिकॉज डजन्स हैं। फिर pairs of sandals, तो अब यहाँ क्या करा? एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स पेयर्स ऑफ सैंडल्स आर डजन्स। अजीब सी बात है, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट क्या मतलब बहुत ही एम्बिग्यूअस है। Pairs of sandals are at the bottom of the stairs, pairs of sandals are, बस यहीं ख़त्म? नहीं ना, ये पूरा पार्ट मुझे चाहिए था जो कि अगेन अनक्लियर है। सो दैट वे आपका E इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप थिंग्स आर गोइंग बेटर एंड यू आर गेटिंग थिंग्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, आ पेट्रीफाइंग, वर्टिकली देख रही हूँ, आ पेट्रीफाइंग समथिंग। सो ये या अपने आप में यहीं पर ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, बाद में सोचते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं। समवेयर इन द मर्क ऑफ द वुड्स, तो सब सिंपल चल रहा है। अब यहाँ मुझे लॉक दिख रहा है, फिर एस है, फिर एस है, तो यहाँ अगेन सिंगुलर और प्लूरल की बात करेंगे। एन पेट्रीफाइंग, तो देखो यहीं पर ये चीज़ ख़त्म हो गई। ए और एन कहाँ लगाते हैं? वॉवेल साउंडिंग वर्ड्स में, ठीक है, जिन शब्दों का साउंड वॉवेल वाले शब्दों से, वॉवेल लेटर से आता हो उनके आगे हम एन लगाते हैं। सो डी एंड ई तो यहीं ख़त्म हो गया। अब बचता है, अभी आपको अजीब लग रही है, मर्क क्या होता है, लर्क क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, बट फिलहाल क्या वोकैबलरी के चक्कर में नहीं फंसते हैं, ठीक है।
अब क्या बोल रहे हैं, समवेयर इन द मग। अब मैं ए को क्यों आउट कर रही हूँ, आ पेट्रीफाइंग समथिंग। समथिंग जब क्लियर नहीं है तो हम इसके आगे अ को यूज़ नहीं कर सकते। पेट्रीफाइंग का मतलब क्या होता है, हॉरिफाइंग, डरावना, ठीक है। तो समथिंग पेट्रीफाइंग होता तो मैं इसको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को करेक्ट मानती। सो ये आउट है, स्ट्रक्चर ही करेक्ट नहीं है। समथिंग पेट्रीफाइंग, समथिंग हॉरिफाइंग ऐसा होता तो। लेकिन यहाँ पर समवेयर इन द मर्क ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल। यहाँ पर क्या मतलब जंगल, फॉरेस्ट। लॉ का पेट्रीफाइंग फीस्ट। अब देख लेते हैं इसको, बीस्ट ऑफ मैमथ प्रपोर्शन। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे हम एक बीस्ट, बहुत ही दानव, बहुत ही बड़े किसी जानवर की बात कर रहे हैं। मैमथ मतलब ह्यूमैंग्यूअस, लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है। तो समझते हैं, ये तो हो गया। मुझे अब ये देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है। तो पढ़ते हैं, समवेयर इन द मर्क ऑफ द वुड्स लर्क अ पेट्रीफाइंग बीस्ट ऑफ मैमथ। तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ, जंगल की बात कर रही हूँ कि बीस्ट की बात कर रही हूँ, मैं बीस्ट की बात कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा मेजर सब्जेक्ट क्या है, बीस्ट है। ये सिंपल सी बात है। कंफ्यूज हम हो सकते हैं कि भाई ये जंगल, वुड्स भी तो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑफ के बाद प्लेस्ड है। यहाँ से आप यहाँ तक देखो, समवेयर इन द मर्क ऑफ द वुड्स, तो ऑफ के बाद, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी सब्जेक्ट होता है वो, सॉरी नाउन होता है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। इसीलिए ये नाउन तो ज़रूर है बट सब्जेक्ट नहीं है। हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बीस्ट है। ओके, नाउ बीस्ट इज द एक्चुअल सब्जेक्ट, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब देखते हैं, समवेयर वर्ब क्या है यहाँ पर, मर्क ऑफ द वुड्स, लर्क का पेट्रीफाइंग। यार ये मर्क क्या है, लर्क क्या है, जाने देते हैं, बट यहाँ पे मर्क 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 सब सेम है, कोई बात नहीं। तो लर्क या लर्क्स होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेना है, इसीलिए बी भी आउट हो गया। बचता है हमारे पास सी। एन के कारण डी में एस ई में था, लेकिन हमने एन के कारण इन दोनों को हटा दिया। सो बचता है लर्क्स आ पेट्रीफाइंग। देखिए मीनिंग की बात में अगर करूं तो मर्क का मर्क, ये मर्क का मीनिंग क्या होता है, जो एक बहुत ही घना, मतलब कोहरा जैसा होना, और कोहरे के कारण एक अंधकार हो जाना, ठीक है, जिसके कारण धुंध जैसा क्रिएट हो जाए और आपको कुछ ना दिखे, दैट इज कॉल्ड मर्क, ठीक है। और लर्क का मतलब क्या होता है, लर्क इज समथिंग विच मीन्स, जैसे झाड़ियों के पीछे घात लगाकर बैठे होते हैं ना, तो लॉइटर करना मतलब किसी के ऊपर अटैक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लर्क। सो पॉइंट ये है कि वोकैबलरीज ना जानने के कारण क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफरेंस तो आता है ज़रूर, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगी कि वोकैबलरी सही पता ना होने के कारण ही आप सिर्फ क्वेश्चन बना नहीं पाते, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। अगर आप ग्रामर में स्ट्रांग हैं तो ग्रामर के टूल्स को उठाइए। भैया एस और ई एस लगा है, इसका मतलब ये वर्ब है। कहीं भी एस ई एस मर्क में नहीं लगा है, इसका मतलब कुछ भी होगा बट ये एक्शन वर्ड तो नहीं होगा। ऐसे कॉमन सेंस लगा कर भी हम वोकैबलरी के जो अपने इश्यूज़ हैं उसको हम फाइट कर सकते हैं। सो हियर आंसर इज 9th का सी। सो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज? So guys, this is a very interesting question and a good means level of question. Exactly this type of question comes in your CAT, this type of question comes in your IBPS, बैंक PO, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए रूल्स तो सभी जगह सिमिलर लगते हैं, रूल्स तो रूल्स होता है, ठीक है, बट उस रूल्स को पूछने के लिए अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम्स हम सेंटेंसेस को, आई मीन टू प्रेजेंटेशन, इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर देते हैं, जिसमें आप कॉम्प्रिहेंशन में ही फंस जाते हैं। सो कॉम्प्रिहेंशन में मुझे फंसना नहीं है, मुझे पॉइंट आउट करना है चीज़ों को। देखते हैं, अपने टूल को उठाते हैं, अपना स्टेप क्या है। ओके, यहाँ पर हम क्या अलग अलग दिख रहा है, द फैक्ट, फिर उसके बाद 3 है जो ड्रामेटिकली हैं। इसका मतलब सीधा आगे कि मुझे यहाँ स्ट्रक्चर पे, विशेष सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान देना है। साथ के साथ और क्या करना है देखते हैं। तो दैट शी, पहले ए और बी और ई को अलग से देख लेते हैं, बिकॉज इसका प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट एक जैसा है। यहाँ भी दैट शी ट्विस्ट, द प्लॉट, ठीक है, इन ठीक है, ड्रामेटिकली, इंगेजिंग, वेज, कैरेक्टराइजेज, यहाँ पर देखिए कैरेक्टराइजेज है, यहाँ पर ओनली ई पर ख़त्म हो रहा है। सो इसका मतलब क्या हो गया,
ए एंड ई में मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी देखना है। द नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टन, वेरी फेमस नॉवलिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं इन्होंने। ओके फाइन। देन आती है बात, अब बी सी डी को देख लेते हैं। ड्रामेटिकली इंगेजिंग प्लॉट ट्विस्ट्स हैव, एक में मेरे पास हैव है और बाकी में हैव नहीं है, तो बी सी एंड डी में मुझे एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में थोड़ा सोचना होगा। फिर से कैरेक्टराइजेज जेड ई डी हैव प्लस V3, मतलब परफेक्ट, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ज़रूरत है या नहीं वो सोचेंगे। और बाकी में तो हमने क्या देखा, सिंपल प्रेजेंट ट्विस्ट कैरेक्टराइज या कैरेक्टराइजेज, वो ठीक है। तो ये हमने डायग्नोज कर लिया। देखिए ये सुनने में तो थोड़ा अजीब लग सकता है कि अरे हम ये डायग्नोज करते रहेंगे तो कब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए, एक बार जो उठाया उसको फिनिश करके ही छोड़ना है, और एक्यूरेसी उसमें मुझे 100% चाहिए। आप ये प्रैक्टिस करेंगे और ये बहुत हेल्पफुल होता है, ये मेरा दावा है। चलिए आते हैं, आप और मैं मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़ गाइस। चलिए अब शुरू करते हैं। 2 पॉइंट निकला, ए और ई के बारे में एक बात और बी सी डी के बारे में, एक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, अब देखते हैं जो पार्ट अंडरलाइंड नहीं है उसको समझ लेते हैं। आ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक कॉम्बिनेशन ऑफ आ गया, इसका मतलब मैं समझ जाती हूँ कि इसी तरफ मेरा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये अभी मान कर चलती हूँ। आगे बढ़ते हैं। आ कॉम्बिनेशन ऑफ पियर्सिंग सोशल कमेंट्री, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब क्या है, 2 चीज़ तो होनी ही होनी है, एटलीस्ट 2 तो होना ही होना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, पियर्सिंग, मतलब एक, मतलब बहुत ही चुभाने वाली, सोशल कमेंट्री, सोसाइटी के बारे में कमेंट्स, चुभने वाली, चुभाने वाली, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट 1 हो गया। और एंड ड्रामेटिकली इंगेजिंग, प्लॉट ट्विस्ट, प्लॉट में जो ट्विस्ट आता है, ठीक है, जो भी वो स्टोरी लाइन लिखती हैं, उनके जो लिखते हैं, उनके जो प्लॉट में ट्विस्ट होता है, ओके, उसके बारे में बात करें तो ड्रामेटिकली इंगेजिंग मतलब बहुत ही ड्रामेटिक वे में वो उनके प्लॉट्स में ट्विस्ट आता है, जिसमें वो इंगेज कर लेते हैं अपने रीडर्स को। कैरेक्टराइज, अब कैरेक्टराइज होगा कि कैरेक्टराइजेज होगा ये सोचना पड़ेगा, बिकॉज हमने नीचे डिराइव किया है कि एस वाला चक्कर तो है यहाँ। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा नियरेस्ट वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, सबसे पहला वर्ब है कैरेक्टराइज, ठीक है, कैरेक्टराइज। तो कैरेक्टराइज में सबसे नियरेस्ट प्रीपोजिशन तो ऑफ ही है ना, और कहीं भी प्रीपोजिशन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ड्स के पहले मेरे पास प्रीपोजिशन है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हम प्रॉपर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो जो मैं अभी टूल आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी वर्ब दिखे उसके पहले आप कोशिश कीजिए, अगर लंबे सेंटेंसेस है तो बिना प्रीपोजिशन के सेंटेंस नहीं बन सकता, तो जो भी नियरेस्ट प्रीपोजिशन होगा उसके पहले वाला वर्ड ही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, मीन्स उस वर्ब का सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अ कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन। वैसे तो लग रहा है कि पियर्सिंग सोशल कमेंट्री भी हमारा नाउन है, ड्रामेटिकली इंगेजिंग प्लॉट भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन भाई ये क्या है, इस कॉम्बिनेशन का एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, बट सब्जेक्ट क्या है, कॉम्बिनेशन, जो कि सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉम्बिनेशन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है, जैसे लव, हेट, ये सब हमेशा सिंगुलर में होती है। तो कैरेक्टराइज तो आप समझ चुके होंगे कि कैरेक्टराइजेज ही हमारा होना है आंसर। तो कैरेक्टराइजेज में ये पार्ट निकल गया, ठीक है, कैरेक्टराइजेज के लिए मुझे सी भी निकल गया। अब मेरे पास बचता है बी डी एंड ई। ओके फाइन, तो आप देख लेते हैं, पहले सेंटेंस में ई को हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, बिकॉज ए एंड ई को सोचा था। द फैक्ट दैट शी ट्विस्ट द प्लॉट इन ड्रामेटिकली इंगेजिंग वेज कैरेक्टराइजेज द नॉवल ऑफ जेन ऑस्टन। अब यहाँ पर ये शी कौन है, ठीक है, यहाँ पर जो शी है ये आपके सेंटेंस में पैरेललिज्म का प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और कर रहा है, और प्रोनाउन एरर भी दे रहा है, ठीक है। तो ये शी किसके लिए आया है ये क्लियर नहीं है, सो दैट्स वाई ई भी आउट हो गया। और यहाँ ए में भी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, बिकॉज यहाँ भी शी है। अब बी एंड डी, तो ड्रामेटिकली इंगेजिंग प्लॉट ट्विस्ट्स
कैरेक्टराइज, अब आप समझ पा रहे होंगे कि जेन ऑस्टन के नॉवल राइटिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो जो नॉवल राइटिंग के हम ऊपर किसी के बात कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, एक नेचुरल और आई मीन टू से एक जनरल फिनोमिना है उस राइटर के बारे में, एक जनरल फिनोमिना। तो जनरल फिनोमिनन क्या होता है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है जनरल फिनोमिना। जैसे आई स्पीक फास्ट, ठीक है, आई स्पीक स्लो, तो उसी तरह से जेन ऑस्टन के राइटिंग स्किल के बारे में बात की गई। सो हियर वी नीड नॉट मूव विथ present perfect continuous. So B is going to be your answer. So my dear students, we'll keep on coming with more and more question solving techniques. See, videos may seems to be bigger, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ सही से समझनी है, अच्छे से समझनी है, तो I have to be very much explanatory. So still, what are the things we have discussed till now is there in front of you. बट आपको इसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ें वर्ड्स जैसे एक्सिलरी, गिरन्स, इन्फिनिटिव्स और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मैंने, पैरेललिज्म, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए। अगर आप चाहते हैं उसकी लर्निंग आपके साथ हो तो प्लीज़ मैसेज मी, प्लीज़ सेंड योर आइडियाज़ एंड विल कीप ऑन कमिंग. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव एन हैप्पी लर्निंग.